बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तान दुश्मन और भारत नवाज पॉलिसी साबिक प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को ले डूबी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों और फौज के अल्टीमेटम के बाद हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इत्तलात ये हैं कि वो खसूसी तैयारे के जरिए भारत पहुँच चुकी हैं। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा मैदान में आए। कौम से उन्होंने खिताब किया और ये कहा कि मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मुल्क को अबूरी हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। नाज़रीन, हसीना वाजिद एक मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर समझी जाती थी। वो गुज़श्ता 19 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। वो बांग्लादेश की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत करने वाली वज़ीर आज़म रही। उन्होंने मुल्क में जो चाहा वो किया। अपोजिशन रहनुमाओं को फांसियाँ दी, उन्हें जेलों में बंद किया और अपनी मर्जी की कानून साजी करके अपने तरीके से बांग्लादेश को चलाया। मगर इतनी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो अवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और सिविल नाफरमानी की तहरीक पर उन्हें इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से भागना पड़ा। इसी से मुतालिक आज का जो हमारा बड़ा सवाल, क्या हुकूमतें अवामी हिमायत के बगैर चल सकती हैं? हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा भारत के लिए कितना बड़ा धचका? इस तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। कितना बड़ा धचका है भारत के लिए हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा, और जिस तरह से अवामी प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो क्या हुकूमतें अवामी हिमायत के बगैर चल सकती हैं? जी नवीद साहब। भारत के लिए तो ये एक बड़ा भारत के लिए तो एक बड़ा धचका है ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा धचका जो है ये आमराना सोच और आमराना तर्ज सियासत के लिए है। आप देखें, जो रैलिंग कॉल थी, जो मुजाहिरीन थे, बांग्लादेश के स्टूडेंट जो थे, उनकी जो रैलिंग कॉल थी, जो उनका नारा था, वो था 1 2 3 4 शेख हसीना इज डिक्टेटर। तो शेख हसीना वाजिद जो थी अवामी लीग की, उन्होंने वो डिक्टेटर बन चुकी थी। गुज़िश्ता जो है वो पाँच दफ़ा वो इक़्तिदार में रहीं और पिछले 4 मुसलसल इलेक्शन उन्होंने जो है वो जीते। लेकिन जो पिछला इलेक्शन उन्होंने जीता, बात वहीं से शुरू हो गई थी। आप देखें, जनवरी में जो इलेक्शन हुआ, जिस किस्म का इलेक्शन हुआ, सारी दुनिया कहती रह गई। बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी यानी तमाम अपोजिशन जमातों ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन करवाया। और जो अवामी लीग के अलावा जो दूसरे नंबर पे जो लोग आए, वो तमाम के तमाम जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे। और कहा यह जाता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार वो थे जिन्हें अवामी लीग ने टिकट नहीं दिया और उनको एज ए डमी जो है कैंडिडेट खड़ा किया। तो उसने शेख हसीना ने जिस तरह से अपोजिशन को जिस तरह से कुचल के रख दिया था, और फिर जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद सारी दुनिया कहती रह गई, लेकिन उन्होंने जो है एक नहीं मानी। और फिर जिस तरह से वो लेके चल रही थी, जिस तरह से उन्होंने क्रैकडाउन अपोजिशन पे किया, जिस तरह से वो जमात इस्लामी को बैन किया, जिस तरह से जो है वो प्रेस के खिलाफ और मीडिया के खिलाफ जिस तरह से वो एक्ट कर रही थी, बड़ी एक अजीब बात तो इस वजह से लगती है कि देखें, यही शेख हसीना वाजिद थी जो एक डेमोक्रेसी आइकन के तौर पर जो है ये बांग्लादेश की सियासत में उभर के आई थी और एक मल्टी पार्टी सिस्टम की हामी थी। लेकिन यहां पे आके उन्होंने मेरे ख्याल में मोदी की प्लेबुक से खेला। मोदी जिस तरह से, और वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि जी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यहां भी यही हुआ कि वो 20 साल तक जो है वो हुकूमत में रही, करीबन 20 साल के लिए, और पिछले 15 साल से मुसलसल वो हुकूमत में थी। तो वो शायद वो एक वो पावर जो उनको एब्सोल्यूट पावर मिली, उसने उनको करप्ट किया। वरना देखें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। जो मुजाहिरीन थे, जो मुजाहरा स्टार्ट हुआ, वो कहां से हुआ कि जो कोटा इन्होंने मुख्तस कर रखा था उन लोगों के लिए जो 1971 की जंग में लड़े हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, उसके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। लेकिन इन्होंने अपनी उस आमिराना सोच से, अपने आमिराना जो है जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन को खत्म करके रख दिया था। आप देखें, इस वक्त बांग्लादेश में अपोजिशन नाम की या बाकी सियासी जमातों का नाम तक नहीं था। इस वक्त सिर्फ अवामी लीग थे। तो इन्होंने जिस तरह से अपोजिशन को कुचला, जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई, जिस तरह से लोग गायब करवाए, यानी जो भी इनके नाकिदीन थे, जो सियासी मुखालिफिन थे,
उनके साथ जो कुछ किया तो उन्होंने ये समझा शायद ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है उसको भी ये दबा लेंगी, उसको भी ये कुचल देंगी। और आमिराना सोच तो यहां से देखें कि उन्होंने अपनी अवामी लीग के जो स्टूडेंट विंग था उनसे कह दिया कि वो जाके चढ़ाई करें और जो मुजाहिरीन है उनको कुचल के रख दें। तो इस तरह का जो सोच थी उस सोच के खिलाफ फिर तो यही था कि फिर अभी देख लें कि जो मुजाहिरीन है वो कह क्या रहे हैं कि फतह ये बेसिकली डिक्टेटरशिप के ऊपर है। उनको फिर बाद में वो जो उनके बुनियादी नुकात थे उनके ऊपर वो नहीं खड़े हो रहे थे। वो कह रहे थे कि अब शेख हसीना वाजिद ने जो है वो निकलना है, शी हैज टू गो। इसके अलावा जो है वो रोकेंगे नहीं, वरना जो है वो बेसिक मुतालबात उनके मान लिए गए थे। नवीर साहब ठीक है, आपका पॉइंट आमराना सोच के लिए आप समझते हैं तर्ज सियासत के लिए धचका है हसीना वाजिद का इस्तीफा और फिर भारत की तरफ भागना। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में अब जो उनके आर्मी चीफ, बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने भी कहा कि मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी और अवामी प्रेशर पर उनको ये रिजाइन करना पड़ा, तो क्या अवामी हिमायत के बगैर हुकूमतें चल सकती हैं? और बेसिकली भारत अब क्या सोच रहा है, उसके लिए कितना बड़ा आपको लगता है कि ये नुकसान है इस्तीफा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर का? बस जो आज आपने इंट्रो दिया ना वो गजब का है कि पाकिस्तान दुश्मनी ले डूबी। उन्होंने पाकिस्तान की हमायत करने वाली जमात इस्लामी, उनके 70-80 साल बुजुर्ग जितने लोग थे उनको फांसियाँ दी, पाबंदियाँ लगाईं, हर किस्म का जुल्म रखा अपने लोगों पे, चाहे वो खालिदा ज़िया हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। वो उस जहनी आमरीत की तरफ चली गई थी जहां हमारे अक्सर लोग जाना चाहते हैं, सिविलियन डिक्टेटरशिप में, कि अपने अलावा किसी से बात नहीं करनी और इसके अलावा चलना नहीं। इनके वालिद देख लें, अगरतला साजिश स्टार्ट करते हैं और वो अयूब खान के ख़िलाफ़ इंडियन फ़ौजी अफसरों से जाके मिलते हैं वहाँ पे और ये सारी गेम करते हैं। और उनके अपने साथी शौकत अली ने मरने से पहले ये सारे इंकशाफात कर दिए थे कि ये काम, ये अगले बांग्लादेश के इलेक्शन वगैरह, मतलब ये उसके कतर के इलेक्शन 70 वाले सब बाद में हुए, ये काम पहले से वो ज़हनी तौर पे तैयार थे। अब हमारे यहाँ देखें कि इमरान खान ने चंद दिन पहले, जब ये चंद हफ्ते पहले वीडियो की, तो उनको गद्दार नहीं करार दिया पाकिस्तान का, उन्होंने कहा वो एक नेशनलिस्ट हीरो थे। उसके ऊपर कितनी हाहाकार मची, यहाँ पे बताया गया कि आप किसके साथ क्या मिलाने जा रहे हैं। अच्छा, यही लोग जो यूट्यूबर, डॉलर खोर, इसके ऊपर पैसे कमा रहे हैं, आजकल दानिश्वर बने हुए हैं, तजज़िये दे रहे हैं, आज उनको समझ नहीं आ रही, वो सारे के सारे अब उनको नहीं आ रही कि ये क्या है। 4 दिन पहले तो आप हसीना वाजिद को पता नहीं क्या बना रहे थे कि पता नहीं वो इस वक्त सारे जो है ना जमहूरियत की लीडर है उसकी, शेख मुजीब की बेटी, और आज वो सारे के सारे पाकिस्तान के हालात के हवाले से मुमासलत देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ 9 मई हुआ, वो एक्चुअली पाकिस्तान की फौज को अंगेज करने का प्रोग्राम था कि खून रेजी हो जाए। फौज ने जवाब नहीं दिया, खून रेजी नहीं हुई। यहाँ आज भी जो हम अगला सवाल आ जाएगा हमारा, हम उस पर करेंगे बात, लेकिन इशू क्या है कि हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे लोगों में ये जहन बनाया गया कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो जाए। उस वक्त यही बनाया गया ना कि ये हो जाएगा। खान साहब यही कुछ कहते थे, वो पीछे नहीं हट रहे थे, अपने लोगों को अंगेख्त करते रहे। जेल में बैठ के भी वो यही इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उनको ये समझ आई कि मेरे साथ मामलात नहीं हो रहे, तो उन्होंने दाना डाला मुज़ाकरात का। उसका जवाब उनको मिला कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज फिर उनके लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये समझने की बात है कि डिक्टेटरशिप, चाहे वो फौजी मार्शल की सूरत में हो या सिविल आमरीत की सूरत में हो, वो किसी सूरत में दुनिया में काबिल कबूल नहीं होती। आपको रास्ता गुफ्तगू से निकालना है, आपको अपने लिए पॉलिटिकल रास्ता निकालना है। वो जब आप वहां बांग्लादेश में ना लोगों के सांस लेने पे पाबंदी थी, इस किस्म की पाबंदियां थी कि आप ये समझ लें कि कैथारसिस नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ तो हमारे टॉक शोज में पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुला बात होती है, यहाँ पे कोई पूछता नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस भी बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं, वो कहते हैं मैंने साफियों को माफ किया, कर दिया जी माफ, फिर भुगते सारे। इशू ये है कि पाबंदी और आज़ादी दोनों की हदूद कयूद होनी चाहिए और उस पर हमें लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सलामती और उन आज़ादियों के दरमियान का रास्ता चुने, कि हम खड़े ना हो बीच में आके उसके। जी आया साहब, बड़े सबक हैं समझने वालों के लिए, लेकिन लोग समझा नहीं करते। सबसे बड़ी बदकिस्मती है। देखिए ना, एक ऐसी लीडर जिसने हर चीज़ मैनेज कर ली हुई थी, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं छोड़ी, इलेक्शन पूरी तरह रिग करके अपने आप को वो कर लिया, सारी ऑपोजिशन जमातों को बायकॉट करना पड़ा, मतलब गलियाँ हो जन सुनियाँ विच मिर्जा यार फिर वो हालात बना लिए हुए थे।
उसके बावजूद जब आप ये समझ लेते हैं ना कि ताकत सिर्फ मेरे पास है और अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब मैं जो चाहूँगा या जो चाहूँगी वो करूँगी, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। और यही हसीना वाजिद के साथ हुआ। आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही, देखिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। एक तो इंडिया के खिलाफ अल्टीमेट नफरत पैदा की बांग्लादेश में। आप चंद साल पहले अगर इवन क्रिकेट आप देख लें कि बंगालियों के भी वो बांग्लादेशी प्लेयर्स के हमारे बारे में जज्बात बहुत, वो जिस तरह अफगान तो खैर टू मच करते हैं, उसके मतलब आप 50% कह लें हो गए भी। लेकिन अब जब बांग्लादेश के साथ हमारा कोई मैच हो रहा था तो उस तरह की शिद्दत हमें नहीं नजर आती। ये हसीना वाजिद का क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा प्रो इंडिया हर चीज कर करके उन नफरत पैदा कर दी। और सबसे बड़ा काम ये किया कि अपने वालिद के साहब के बारे में भी इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज वो लोग उनका मुजस्मा तोड़ रहे थे शेख मुजीब का, और स्याही मल रहे थे उनकी तस्वीरों पे, वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगी हुई थी। ये छोटे काम नहीं है, ये बड़ी मेहनत लगती है। और आज प्रैक्टिकली बांग्लादेश कायदलेस हो गया। एक ही कायद था ना उनका, शेख मुजीब, जो अलामत थी जिसने उनको आज़ादी लेके दी थी, आज वो नहीं है, क्योंकि आज वो उसके खिलाफ जो नफरत नजर आई है वहाँ, वो भी क्रेडिट बेटी को जाता है। मतलब चंद तलबा ने ये एहतजाज शुरू किया था, बड़ा आसान था। मतलब आपने, चूंकि आपके जहन में ये था ना कि मेरे पास ताकत बहुत है, और वहीं से आपने उसका आगाज किया। जब ताकत, और आखिर में आपने आके एक तो रजाकार कहा उन एहतजाज करने वालों को जो वहाँ पे मतलब कहा जाता है कि 71 में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे या पाकिस्तान फौज की मदद कर रहे थे, तो वो फिर आपने जब उनको चैलेंज कर दिया, फिर आपने कहा ये दहशतगर्द हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले दहशतगर्द होते नहीं हैं, उन्हें बना दिया जाता है वक्त के साथ। ज़ाहिर है एहतजाज, और यही बात जो आमिर कर रहे हैं ना कि वो यहाँ कैथारसिस हो जाता है लोगों का, टॉक शोज में बैठ के बात कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। ये भी बड़ा अच्छा है कि हो जाए, लोगों में उतनी नफरत, उतना लावा नहीं पलता, वो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। और एक और सबक इसमें बहुत बड़ा है ये बांग्लादेश की आज की सिचुएशन में, कि एक मजबूत ऑपोजिशन आपकी गारंटी होती है। मैं आपको बताऊं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जब मजबूत ऑपोजिशन होती है ना, मुझे याद है जब बेनजीर ने जलावतनी इख्तियार की तो उसके बाद बहुत थोड़े अरसे में नवाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था। इसलिए जो सिविलियन ये सोचता है ना मैं डिक्टेटर और हर चीज़ पे अब मेरा कंट्रोल हो गया है, उसका अंजाम ये होता है या शायद इससे भी बुरा होता है। इसलिए बहरहाल वो मैं कहने लगा था सबक तो हमने सीखना नहीं है। जी फैसल साहब, फैसल सबक क्या सीखना क्या नहीं, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, आपके ख्याल में भारत का इतना इंटरेस्ट, और ख़ास तौर पर जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं कि जो उनकी प्रो इंडिया पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने उनको एंटी कर दिया ना आवाम के दिलों में, तो आपके ख्याल में क्या ये हुकूमतें वाकई अवामी हिमायत के बगैर चल सकती हैं, और 15 साल तक लगातार हुकूमत करने वाली प्राइम मिनिस्टर अवामी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी? देखिए, ये जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है आज, या इनकलाब का जो नतीजा आया है, जद्दोजहद तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, इसमें सबक नहीं है, पूरा एक निसाब है, और इसमें से हर आदमी अपनी मर्जी का जो है ना वो सबक ले सकता है। इस निसाब की जो है ना ख़ास बात यह है कि आप अपनी मर्जी का जो है ना वो सबक ले लें, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उधर से आपको जो है ना मिल जाएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ सामने आई वो ये आई कि वो जो पूरी तहरीक चली उसके पीछे कोई मुनज़्ज़म सियासी जमात नहीं थी। तलबा उठे, तलबा ने जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया, और वो तहरीक जो है वो बढ़ती चली गई, और उसमें जो है वो आम आदमी जो है वो शामिल हो गया। कोटा सिस्टम से शुरू होने वाली जो तहरीक थी, वहाँ के जो बुनियादी मसाइल भी जो है उस तहरीक का जो है ना वो एक हिस्सा बन गए। हसीना वाजिद जो थी, उनका जो सबसे बड़ा जो एक कहने कमज़ोर नुक्ता था, या उनकी सियासत का बुनियादी जुज़ था, वो पाकिस्तान की जो है वो मुखालफत थी। उन्होंने अपनी पूरी सियासत जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत पे की, और उन्होंने एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत या भारत की एमा पर पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमेशा से जो है वो नफरत पैदा करने की जो है वो कोशिश भी की। अब इसके बहुत सारे असबाब भी, आपको पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तहरीकें और ऐसे दानिशवर मिलेंगे
जहाँ उनको रियासत से इख्तलाफ होता है, पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसियों से इख्तलाफ होगा, तो वो आपको जो है वो हसीना वाजिद की हिमायत करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। सही। बहरहाल ये बात दुरुस्त है जो एक सबक की बात हो रही है कि सबक क्या है। सबक ये है कि अगर अवाम मुतहद हो जाएं तो जालिम से जालिम और सफाक से सफाक हुकूमत को भी जो है वो उल्टा जा सकता है, उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये सबक जो है उसमें हमें हसीना वाजिद के जुल्म से नहीं लेना चाहिए, इसमें हमें सबक लेना चाहिए अवाम के इतिहाद से, अवाम की जद्दोजहद से और उनकी कुर्बानी देने वाले जज्बे से कि लाशें गिर रही थी ना वहाँ पे, लाशें गिरती गई, लेकिन लाशों से वहाँ की तहरीक जो है वो कमज़ोर नहीं हुई, वो लोग जो है वो खौफजदा नहीं हुए। और खौफजदा क्यों नहीं हुए? कि उनके सामने जो है एक मंजिल थी, वो जो उनका नजरिया था, उस नजरिए पे उनकी जो है इस्तेकामत थी। और हम हमेशा एक बात कही है कि जब आदमी के नजरिए में इस्तेकामत होती है तो बड़ी से बड़ी मक्तलगाह से भी जो है वो हंसता मुस्कुराता हुआ गुजर जाता है। तो वहाँ के नौजवान जो हैं वो जो बांग्लादेश में उनके लिए मक्तलगाहें सजाई गई थी, वो वहाँ से बड़े हंसते मुस्कुराते हुए गुजरे और उन्होंने अपनी मंजिल को जो है वो पा लिया है। तो ये जो लोग भी इंकलाब की ख्वाहिश रखते हैं या इंकलाब उनके जहन में पनपता है तो इस बात को जहन नशीन करें। अगर आपको किसी इंकलाब के लिए जद्दोजहद करनी है तो पहले आपको अपने नजरिए में इस्तिकामत पैदा करनी पड़ेगी, और नजरिए में इस्तिकामत जब तक नहीं आ सकती जब तक आपका नजरिया जो है वो हक पर ना हो। तो हक जो है वो इस्तिकामत की बुनियादी जुज़ फराहम होता है। जी इलियास साहब, देखिए ये जो वो चाह रही थी, जो उन्होंने अरसा दराज से हसीना वाजिद साहबाना किया, क्या अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। आप देख लें खालदा ज़िया भी, दूसरी भी जमात इस्लामी के तमाम लीडरों को जो था उन्होंने उनको फांसी भी लगा दी और उनके खिलाफ जेल में बंद कर दिया। तो फिर सबसे बड़ी जो अपोजिशन जो उनको बाद में जो पता चला कि अवामी ताकत के सामने जो अवामी ताकत थी वो उनके खिलाफ अपोजिशन बन के आई और उनके सामने वो नहीं टिक सकी। बड़ी कोशिश की उन्होंने और लेकिन नहीं रोक सके। वो जो एहतजाज था, एहतजाज एक समुंदर बन गया जिसमें उनको ले रहे। लेकिन ये सबसे बड़ी जो मुखालफत थी वो सब ने यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो रोज़ जहर उगल के अपने इलेक्शन जो चला रही थी पीछे, उनके वालिद साहब ने भी और उन्होंने भी वो किया, लेकिन उसका जो प्रोपोगंडा था वो मुसलसल इसी तरह नहीं चल सकता। अवाम को जो हक़ाइक़ हैं वो उस वक़्त अब समझ लगने लगे कि वो बिल्कुल गलत करके इस तरह करके पाकिस्तान को टुकड़े किया। और उस वक़्त के जो नताइज हैं 1971 के जो वो इक़दाम किए थे उसके अब लोग उस बातचीत को नहीं मानते। लोग तरक्की करना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना राइट्स मांगते हैं। तो अब उनके सामने जो भी उन्होंने इक़दाम किए वो बेबस हो गए, तो आज मजबूरन उनको जाना पड़ा। और ये देख लें जो इस वक्त बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत बनी हुई थी, और भारत के लिए भी बड़ा सबक है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला के, जिस तरह भारत ने भी इलेक्शन अपने यही जीते हैं मोदी सरकार, और ये भी इसी तरह करके जीत रहे थे अपने इलेक्शन वगैरह। तो ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली चीज़ें, अवाम ने वो सारी चीज़ें पलट दी हैं। ठीक, अब इनको पता चलेगा। आप देखें अवाम की हुकूमत आज, वो सही बात है कि आज उनका कोई लीडर नहीं है, या सब कह रहे हैं कोई लीडर नहीं रहा। आज उधर बांग्लादेश में नई हुकूमत, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नए जो पुरानी जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। इवन के शेख मुजीब का बुत भी तोड़ दिया, और इसके बाद अब जो सारी चीज़ है वो नई बुनियाद रखी जा रही है, नई दोबारा नए सिरे से सारे इक़दाम होंगे। और अब देखेंगे कि भारत को क्या उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि हमसाया ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करके रखें और रीजन में अब ये नई तब्दीली आई है। और क्योंकि पहले तो श्रीलंका था, अब बांग्लादेश, अब ये खित्ते में एक तब्दीली की जो थी वो एक लहर आई हुई है। सही, बिल्कुल जी, ज़ाहिर है तब्दीली की लहर और फिर उसका असर भी पड़ता है। बहरहाल बुनियादी तौर पर जो हमारा आज का सवाल था कि बांग्लादेश के लिए धचका है, क्या अवामी हिमायत के बगैर हुकूमतें काम कर सकती हैं? क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने एक बड़ा पैगाम दे दिया है कि मुल्क के तमाम जो फैसले हैं वो फ़ौज करेगी, और अबूरी हुकूमत बनाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। और आइंदा चंद घंटों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त देखने को मिलेगी बांग्लादेश की तरफ से। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, DGISPR ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि मुल्क से इंतशारी सियासत का तदारुक कैसे मुमकिन है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे एक माफिया है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे और उसकी फलाह बहबूद। कि जब आपके घर में आग लगी हो
तो सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों आए। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, फेक न्यूज़ डाली जाती है, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, पाक फौज ने एक बार फिर इंतशारी टोले को बड़ा और वाज़ेह पैगाम दे दिया। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल और कई अहम मामलात पर मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। उन्होंने एक बार फिर डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार किया और ये बताया कि फ़ौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक बार फिर बैरून मुल्क बैठे इंतशारी टोले को दो टोक ये पैगाम दिया कि किसी सूरत फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा कि 9 मई से मुतालिक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इसी से मुतालिक हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल, आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में ये कितनी अहमियत की हामिल है DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग और वो इंतशारी टोले का, जो सियासी टोले का वो जिक्र कर रहे हैं, इंतशारी सियासत का अब ये तदारक कैसे मुमकिन होगा, किस तरह से रोका जाएगा इस इंतशारी टोले को? डिजिटल दहशतगर्दी से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कानून उस तरह से फेक न्यूज़ पे काम नहीं कर रहा। वो डिजिटल दहशतगर्दी हो या वो मीडिया पे बैठ के गेम प्लान डाल के जो 1.5-2 हफ्ते से डाली जा रही थी कि बस सौदा हो चुका है और बस अडयाला में कोई लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, और ये सवाल उसी से मुतालिक था और सारी बात उन्होंने क्या कर दी कि 7 मई को हमने कह दिया था। और उसमें क्या कहा था कि पब्लिकली माफ़ी मांगे, सिद्ध के दिल से मांगे, फिर उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद आप जाके सियासी जमातों से बात करें। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि जो लोग ये चूरन बेच रहे हैं वो शिकवा जवाब शिकवा कालम भी लिख रहे हैं और गुफ्तगू भी करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी। आज उनके अंदर बांग्लादेश भी घुसा हुआ था, वो मैं पहले भी बात कर रहा था, भाग फिर रहे हैं कि क्या करें हम इस बयानिया के ऊपर, क्योंकि बड़ा बयानिया बनाया था, बड़ा चूरन बेचा था कि जी फौज तो तय कर चुकी है और अब पैकअप है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आ रही है। भाई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट किसको कहते हैं, किसने बनाई है? यहाँ सियासतदान अगर आपस में नहीं बैठेंगे और अगर खान साहब ये समझते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि घुटने टिकवा देंगे एस्टैब्लिशमेंट के अडयाला जेल में, तो वो गलतफहमी पे हैं, तो वो गलतफहमी अपनी दूर कर लें, वो प्रेशर डाल लें। उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की, 9 मई के बाद भी कोशिश की, नहीं हो सका। उनकी कॉल्स पे लोग नहीं निकलते, लोगों ने अपना जमहूरी काम किया, वोट डाला, दैट्स ऑल। अब है आगे कि अपना काम सियासत का पार्लियामेंट के जरिए ले लें। वो ना माने हुकूमत को, पार्लियामेंट में तो अभी भी वो कहते हैं ना कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। भाई आप लाएं, आईनी तरमीम के बिल लाएं, जो आप समझते हैं कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए बातचीत आप करें। आपको जो फौज के खिलाफ जुर्म किया है उसको मानना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये आपको ऑफर दी हुई है और ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कहा कि अब वो टाइम गुजर गया है, साथ समझा रहे हैं कि भाई रास्ता लो। अगर आप नहीं ले रहे और ये समझते हैं कि वो मजबूर हैं, वो कहते हैं, मतलब यहाँ मजाक उड़ाया जाता ना, ओहो जी यार एक दफ़ा माफ़ी मांग लो, बस अल्लाह का वास्ता हमसे माफ़ी मांग लो, तो जवाब मिल रहा है आपको कि आपको खौफ भी है कि मिलिट्री ट्रायल में मेरा केस चला जाएगा आपको। और हमें ये समझना चाहिए, कुछ बहादुर लोगों की राय थी कि जी फलाना हट गया एक जगह से, लाहौर से इस्लामाबाद आ गया और डट गए नए आने वाले, तो डट गए हैं नए आने वाले और पुराने चले गए हैं। तो एहतसाब अदालत के जज भी पुराने ही आ गए, जाने वाले ने बदले थे अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने के लिए। बहुत जगहों पे उन्होंने कुछ लोगों को तब्दील किया था, वो सारे वापस आ रहे हैं। ये बात समझने की है कि जितनी जल्दी समझ लें कि सियासत को सियासी अंदाज से चला लें। जिनके गेट पे आप दर भी देना चाहते हैं, धमकाना भी चाहते हैं, दबाना भी चाहते हैं, आपके बांग्लादेश के ट्वीट के बावजूद वो नहीं दबे और आज भी बिल्कुल नहीं दब रहे। वो आपको बता रहे हैं कि रास्ता सियासी ले लो और काम चला लो। जी अयाज साहब, दुआ बड़ा एहतराम है DG ISPR का, और यकीनन आमिर साहब तो मेरे को ली गए, उनका एहतराम तो हो गई, लेकिन बात जारी है। मैं आपको ये बता दूं, वहाँ अंदर बात हो रही है बानी तहरीके इंसाफ से, और जाहिर है ये चीज़ें वन गो में चेंज नहीं हुआ करती कि आप अगर समझें कि एकदम
आप डीजी साहब से सवाल कर लें और आपको जवाब दे दें कि हाँ जी हम आगे बढ़ गए। नहीं, इस तरह नहीं हुआ करता, टाइम लगता है चीज़ों में, और वो लग रहा है अल्टीमेटली ज़ाहिर है और ऑप्शन नहीं है कोई इस मुल्क में। अल्टीमेटली 9 मई से आगे जाना पड़ेगा हमें। अब किस तरह जाना है ये मुझे नहीं पता, ये ज़ाहिर है रियासत ने फैसला करना है। इस मुल्क के अशराफिया जो कि वो आज उन्होंने वजाहत कर दी कि हमारे जवान और अफसरान अशराफिया में शामिल नहीं है। बहरहाल कुछ रिटायर्ड तो हमें नज़र आते हैं अशराफिया में आपके, वो तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो चलें, ये भी मान लेते हैं। ये फैसले तो होंगे और कई वो बातें चल भी रही हैं, कुछ लोग सितंबर अक्टूबर की डेट देते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम इस वक्त है इस तरह नहीं चलेगा। आपका पहला सवाल था कि अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमतें नहीं, मार्शल लॉ भी नहीं चला करते। अवामी हिमायत चाहिए होती है कोई भी सिस्टम चलाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा इस वक्त जब मुखालफत में लोग खड़े हों और वो समझ रहे हो मतलब क्या है, महंगाई के आलम आपके सामने है, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। वो कह रहा था कि वो देखे ना कितना बड़ा एहसान किया शहबाज शरीफ साहब ने, और डेट बढ़ा दी, 10 दिन बढ़ा दिए उसके बिल जमा कराने के। मैंने कहा यार वो बड़ा एहसान इसलिए किया उन्होंने कि हो सकता है किसी का असासा दूर पड़ा हो, किसी दूसरे शहर से जाके ला के उसने बेचना हो, तो उन्होंने टाइम दे दिया कि भाई ये देखो 10 दिन दे रहा हूँ, इसमें वो जो चीज़ लानी है ला के यहाँ बेच देना और बिल जमा करा देना। इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये मजाक है ना ये कि 10 दिन बढ़ा दिए। वो भाई आप कम से कम 10% कम कर देते तो मैं समझता कि यार बड़ी बात है। देखें प्राइम मिनिस्टर को कितना ख्याल है अपने लोगों का। ठीक 10 दिन बढ़ा देना ये जनाब कोई आसान नहीं है। तो बहरहाल आप टेंशन ना लें, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह और मुज़ाकरात से बेहतर होंगी, वो हाल निकाला जाएगा। और जाहिर है इस मुल्क को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। चीज़ें ट्रैक पे आएंगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हालात भी बेहतर होंगे। आप बस देखती जाएं, होता जाएगा। फैसल डीजीआई इस्पियार खुद कह रहे हैं मॉरिशस सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो ये भी कह रहे हैं माफिया है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया, तो ये किस तरह से इसका तदारक मुमकिन है? क्योंकि वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि जो कानून मौजूद है वो उस तरह से जो रास्ता बनना चाहिए कानून का वो बन नहीं रहा। यार साहब ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम ही तब्दील कर दिया, बोला वो तो अलग बात है लेकिन पीछे बातचीत चल रही है। ये तो बड़ी एक बड़ी अहम खबर तो इन्होंने यार साहब ने सुना दी आज। ब्रेकिंग न्यूज़ है एक्सपर्ट। अल्लाह बेहतर जानता होगा कि पीछे क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन हम तो भाई डीजीआई इस्पियार का कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा, तो हम तो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, माफ़ी नहीं देंगे। हम तो डीजीआई इस्पियार के साथ ही खड़े हुए, क्योंकि वो जो वाक़या है वो वाक़या एक अफसोसनाक है, उसकी हमने हमेशा जो है वो मजम्मत की है। और वो एक पाकिस्तान के एतबार से, पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो एक अच्छा वाक़या नहीं है, कोई अच्छी जो है वो अलामत नहीं उस दिन जो 9 मई को हुआ। जहाँ तक एक सियासी ताकत का ताल्लुक है, इसमें तो डिबेट नहीं है ना कि 8 फरवरी को इमरान खान को वोट पड़ा है, इस हकीकत से तो बड़ा इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट पड़ा और उससे पहले के जो वाक़यात हैं, अब इनको क्या मिला के देखना है या इनको अलग अलग करके देखना है? अब इसका जो है ना वो तयन कौन करेगा? हम और आप तो कर नहीं सकते। अगर इसका तयन रियासत नहीं करना है कि दोनों चीज़ों को मिला के नहीं देखना, अलग अलग करके देखना है और दोनों चीज़ों के असरात को हमने अलग अलग रखना है, तो अब ये रियासत ही जो है वो फैसला कर ले। फैसले तो बहरहाल रियासत नहीं करने, हुकूमत ने भी नहीं करने। अगर रियासत कह रही है कि हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हम यही समझते हैं कि रियासत कह रही है तो माफ़ नहीं करेगी। अब एयाज साहब कह रहे हैं कि पीछे बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि कल रियासत माफ़ कर दे। जब रियासत माफ़ कर देगी तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही माफ़ किया है, इसमें क्या मसला है? तो दोनों सूरतों में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रियासत के साथ ही खड़े हुए। सही, ठीक है जी। आप समझते हैं कि ये प्रेस ब्रीफिंग में जो बात उन्होंने की है, आप उसके साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो डीजीआई इस्पियार का है। बहरहाल अभी हम क्विकली एक मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का पॉइंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नवीद साहब, आपको क्या लगता है कितनी अहमियत की हामिल है डीजीआई इस्पियार की प्रेस ब्रीफिंग, और जो वो बात कर रहे हैं कि इंतशारी टोले की जो सियासत है मुल्क की तरक्की को उन्होंने रोका है, तो तदारक कैसे मुमकिन है?
देखिए दुआ, मैं आपके बुनियादी सवाल की तरफ आऊँगा कि किस तरह मुल्क में जो है इंतशारी सियासत को जो है किस तरह से रोका जा सकता है। तो देखिए, जमहूरियत नाम है आज़ाद और शफाफ इलेक्शन का, जमहूरियत नाम है कानून की अमलदारी का, जमहूरियत नाम है पार्लिमान की बालादस्ती का, जमहूरियत नाम है अदालतों के एहतराम का और एक आज़ाद मीडिया का। जब ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आमरीत होती है, फिर वो आमराना सोच होती है और उसके नतीजे में फिर माइट इज़ राइट होता है, फिर ताकत जो है, जिसके पास ताकत है उसी का कानून चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंतशार जो है वो पैदा होता है, फिर हम इंसेंटिवाइज करते हैं वायलेंस को, फिर हम जो है वो तशद्दुद की सियासत जो है वो लोग अपनाने पे मजबूर होते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये देख ली जाए कि जो अभी की गवर्नमेंट है, सिमिलैरिटीज तो है ना, मुमासलत तो है कि जिस तरह का इलेक्शन बांग्लादेश में हुआ और जिस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, अब उस इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट, जो पार्टियां जो हैं वो बैसाखियों के सहारे चल के पार्लियामान में आ गई और अब जिस तरह की आमराना सोच उन्होंने रखी हुई है कि पार्टीज को जो है उनको बैन कर दें, आप बुनियादी जो आईनी हुकूक हैं उनको सलब कर लें, आप अपोजिशन को जो है ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ऐसे जब होता है तो फिर आप वायलेंस को ही जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, फिर आप जो मुखालिफिन हैं उनको जो है वो उनको आप बता रहे हैं कि जी आपको सीधी सियासत में जगह नहीं है और आप जो है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं करना चाहूँगा दुआ, के जो हमारी सियासतदान हैं उनको भी अपने जो नैरो उनके इंटरेस्ट हैं, जाती मफादात हैं, उनके लिए जो है वो इदारों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। उनके जजेस और जर्नैलों की तस्वीरें जो हैं चौराहों पे और जो है ना जलसों में वो जो है वो लगा के और उनके खिलाफ हर्जा सराई ना की जाए, क्योंकि ये जब इक्तदार में होते हैं, जब इक्तदार के मजे लूट रहे होते हैं तो फिर तो ये इदारों के गुण गाते हैं, लेकिन जब इक्तदार से बाहर आ जाते हैं तो फिर तख्ता मश्क बनाते हैं वो इदारों को। जी इलियास साहब, लेकिन जी इस वक्त जो है कि वो तो सब एक चीज़ है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उनमें लोगों को पकड़ दकड़ भी हुई, जो इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आज भी कहा गया है कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल उसके साथ तो सारी कौम ये है कि बिल्कुल जी वो गलत एक चीज़ थी, उसके साथ तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि बजाय कि इस जमहूरियत के पहिए को चलने दिया जाए, अगर नहीं चलने दी जाएगी तो गवर्नमेंट ये बड़ा मुश्किल हालात हो गए। आप देख लें, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद कहा जा रहा था कि जी सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा और ये सब चीज़ें सब लोग मानते हैं कि माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क चलना बड़ा मुश्किल है। और देख लें, अगर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर नहीं चला सकेंगे तो वो सूरत हाल उस तरह। देख लें, बजट के बाद सारा सिस्टम है वो रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये है कि अगले लोन के इंतज़ार किया जा रहा है कि लोन ले लें और लोन लेके फिर मुल्क को चलाया जाए। भाई मुल्क के अंदर जब तक काम नहीं होगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, सारा मसला धरा का धरा रह जाएगा और कोई काम नहीं होगा। देखें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो देखते हैं कि जी सियासी कशीदगी है और सियासी कशीदगी की वजह से कोई बाहर से बड़ा ही माशी इस्तेकाम था, बड़ा कोई आ नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उनकी इकॉनमी तो बिल्कुल था, लोग उधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, सूरत हाल फिर भी ख़राब हुई। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस वक्त तक सूरत हाल नहीं चल सकेगी। अब ये तो गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, अपोजिशन को भी देखना पड़ेगा, दोनों को मुल्क को चलाने के लिए अपने जो एजेंडे हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, ताकि लोगों के आवाम को सामने ले रखना होगा, ताकि मुल्क है तो सब है। क्योंकि इनको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा सबको। ये बिल्कुल इसी तरह एक मसले पर मसला डाल के एक दूसरे से खींचाता नहीं अपनी अना के लिए, मुल्क को इस तरह नहीं चला सकेंगे। आप देख लें, गुज़िश्ता जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो फिर उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है, ये इसी तरह सूबों में भी इसी तरह अड़े हुए और सामने एक दूसरे के खड़े हैं। ठीक है रियाज, आपका पॉइंट नहीं चल रहा। बहरहाल जी, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। बहरहाल DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग सारे